Hello everyone. So let's start with the revision of chapter number 4 indifference curve for your plus one microeconomics. तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा रिवीजन लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपकी यूटिलिटी होती है या जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो आप दो केसेस में निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हमने लास्ट में किया था कार्डिनल एनालिसिस और एक होता है बेटा ऑर्डिनल एनालिसिस। तो अभी आप जो चैप्टर करने लगे हो वो ऑर्डिनल एनालिसिस है। ऑर्डिनल एनालिसिस को ही दूसरा नाम इंडिफरेंस कर्व दे दिया गया है। ओके, ये वाला जो आपका चैप्टर है बेसिकली इसके टू पार्ट्स हैं। एक तो आप इंडिफरेंस कर्व इटसेल्फ इसी के बारे में स्टडी करेंगे एंड इसी का जो सेकंड पार्ट है दैट इज बजट। नाउ ये किसके बारे में बात करता है? जो इनडिफरेंस कर्व है ये बात करेगा कि आप क्या चाहते हो, बजट बात करेगा कि आप क्या एक्चुअली कर सकते हो एंड इन द एंड विल कंबाइन दिस टू। ओके, लेकिन इनडिफरेंस कर्व और बजट की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। अगर मैं इनडिफरेंस कर्व की कंडीशन की बात करूं तो ये कहता है कि किसी भी हालत में मुझे ऐसे कॉम्बिनेशंस दीजिएगा जिसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे। मुझे ऐसे कॉम्बिनेशंस दीजिएगा, जैसे मर्जी करो, चाहे इनवर्स रिलेशन लगाओ चाहे डायरेक्ट रिलेशन लगाओ, जो मर्जी करो, बट मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए बिकॉज इसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन अगर मैं बजट की बात करूं तो ये कहता है कि जो भी आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, जिस भी कमोडिटी को आप लेने की बात कर रहे हो, दैट शुड बी इन बजट। ये आपके बजट में होना चाहिए। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है नहीं है ये मैटर नहीं करता इसमें। इनडिफरेंस कर्व में क्या नहीं मैटर करता, बजट में है या नहीं है। बजट में क्या नहीं मैटर करता, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है या नहीं है। मतलब ये इनकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। ओके, तो टू स्टार्ट विद वी विल स्टार्ट विद इनडिफरेंस कर्व। तो इन डिफरेंस कर्व में आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो कौन सी है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम एक कॉम्बिनेशंस लेते हैं, कॉम्बिनेशंस अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे एंड मान लो हमने एग्जांपल ली एप्पल्स की एंड हमने एग्जांपल ली ऑरेंजेस की। एक कॉम्बिनेशन बनाया कि आई हैव वन एप्पल एंड आई हैव 10 ऑरेंजेस। फिर एक कॉम्बिनेशन बनाया, अभी सिर्फ देखो फिर हम बाद में स्टडी करेंगे, ये आपके बुक वाला ही है। ठीक है, 3 इसके साथ 5 एंड डी 4 एंड 4। तो ये आपको क्या बता रहा है, इसको बस अच्छे से स्टडी करना है हम लोगों को अभी। ओके, ये कहता है कि आपके पास दो गुड्स के कॉम्बिनेशन होंगे। सबसे पहली बात तो ऐसा क्यों मैम, अगर आप देखोगे तो मैंने कहीं भी एप्पल को जीरो या ऑरेंज को जीरो नहीं लिया। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा ले लेती, एग्जाम्पल है ये ए हो गया एंड ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये एप्पल है ये ऑरेंजेस है। मान लो मैं कुछ ऐसे ले लेती 1 एंड 9, मतलब अगर मैं किसी भी कमोडिटी को जीरो कर देती तो क्या होता, क्या आपके ए और बी का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता वो सेम होता ना? आप बोलते चाहे दोनों में कमोडिटी सेम है, यूनिट सेम है, हालांकि यूनिट डजंट मैटर, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। ओके, यूनिट सेम है, उसमें भी 10 है उसमें भी 10 है, बट मैम इन बी वी आर गेटिंग वेराइटी सो वी आर पार्शियल फॉर बी। लेकिन इन डिफरेंस में जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे उसकी सेटिस्फैक्शन सेम होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। आप वाइसा वर्सा भी देख सकते हैं। मान लो मैं इसका कुछ ऐसे कर दूं कि 1 एंड 10 और इसमें मैं बोल दूं कि 9 एंड 0, मान लो। ठीक है, आप फिर भी बोलोगे कि मैम वी वांट ए। आप हमेशा वही चीज की तरफ जाएंगे जिसमें कि आपको वैरायटी मिलेगी। ठीक है, सो हम पार्शियल हो जाएंगे इन दैट केस अगर कोई भी चीज जीरो हो गई। सो दैट्स वाई सबसे पहला पॉइंट तो यही वाला है कि आप इसी वजह से किसी भी कमोडिटी को जीरो नहीं करते, क्योंकि इनडिफरेंस की सबसे पहली कंडीशन यही कहती है क्या कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रखना है, इसलिए मुझे दोनों की कोई ना कोई यूनिट तो लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो अगर मैं बात करूं पहले कॉम्बिनेशन की, तो मेरे पास एक एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस है। ओके मैम, ये क्या किया कि एक एप्पल लिया एंड इधर से 3 ऑरेंज दिए। अभी ये चीज नहीं देखनी, अभी क्या देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट
कि मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन करने के लिए कुछ करना पड़ा। क्या करना पड़ा? सोचो क्या करना पड़ा। मुझे इनवर्स रिलेशन लगाना पड़ा। इनवर्स रिलेशन लगाने के लिए मुझे इंडिफरेंस कर्व ने नहीं बोला, इंडिफरेंस ने तो बोला था सेम लेवल लेके आना है। मुझे इनवर्स रिलेशन लगाना पड़ा। अगर मैं दोनों को बढ़ा देती, दोनों को कम कर देती, तो मैं किसी ना किसी चीज के लिए पार्शियल हो जाती, जो कि मुझे नहीं होना है। ठीक है, इसलिए मैं एक बढ़ा रही हूँ, एक कम कर रही हूँ। लेकिन इसमें जो पॉइंट है देखने वाला वो ये है कि मैम आपने बढ़ाया एक, उधर से कम किया तीन, फिर मैम सेम कैसे होंगे सेटिस्फेक्शन? पहले तो आप ये देखो कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फ्रूट फैमिली की बात, है ना। अब फ्रूट फैमिली में दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक तो जो अभी आपने एग्जांपल ली, एप्पल, ऑरेंजेस, ठीक है। और एक फ्रूट फैमिली में हम एक और बात कर सकते हैं, विच इज, मान लो, जो हमेशा मैं क्लास में भी एग्जांपल देती हूँ, दैट इज ऑरेंज एंड स्वीट लाइम, मौसमी। ये, अब बेटा अगर तो आप बात कर रहे हो कुछ इस तरीके की, तो फैमिली एक है, ठीक है, बिल्कुल है। अगर आप किसी के ऑप्शन में कोई चीज देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक जगह पे फ्रूट और एक जगह पे वेजिटेबल तो देखोगे नहीं। अब यहाँ पे मैं ये कॉम्बिनेशन तो बना नहीं सकती कि हाँ मैं 1 एप्पल खा रही हूँ और उसके साथ में मैं कितने अनियंस ले रही हूँ या कितनी मैं कॉलीफ्लावर ले रही हूँ, कितनी भिंडी प्याज है ना, ये सब कुछ तो मैं ले नहीं सकती हूँ। मुझे फ्रूट के बदले में फ्रूट ही चाहिए होगा, तो फ्रूट फैमिली तो चाहिए मुझे। लेकिन फ्रूट फैमिली में भी दो तरीके की चीजें हैं। अगर आप जो दो ऑप्शंस ले रहे हो वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, शक्ल में, अकल में, टेस्ट में, अगर वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, लेकिन है एक फैमिली के, तो हम उसको बोलते हैं दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। बट कौन से वाले? इम्परफेक्ट वाले। मतलब दीज आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, दीज आर नॉट परफेक्टली सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर, देयर टेस्ट आर नॉट सेम। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी, तो यहाँ पे दीज आर ऑल्सो सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट वाले हैं। परफेक्ट वाले का मतलब क्या है? बहुत अच्छे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज फॉर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। आप सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हो लेकिन बड़े अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, मतलब देयर टेस्ट आर नॉट सेम। तो अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है, कि जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे 3 ऑरेंजेस देते हैं उतना मुझे 1 एप्पल दे देगा। इसलिए मैं 3 सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ 1 एप्पल लेने के लिए। लेकिन अगर आप आगे इसको देखेंगे, इसी चीज को 1 2 1 1, मैम ये क्या हो रहा है? आ तो एक रहा है लेकिन उधर पहले 3 दिए थे, फिर 2 दिए, फिर 1 दिए, मैम ये क्या हो रहा है? यार ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। जो चीज जा रही होती है, देखो पहले हमारे पास ऑरेंज बहुत ज्यादा था तो हमने झट से 3 दे दिए, लेकिन जो चीज जाने लगती है फिर उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि ओ माय गॉड, 3 दे दिए थे पिछली बार, अगली बार भी ना उसने मुझे यही बोला था कि तू 3 ऑरेंज दे दे, मैं तेरे को 1 एप्पल दे देता हूँ। मैंने कहा ना, गलती हो गई थी पिछली बार, है ना, अब मेरे पास बचा ही कितना है, इस बार तो 2 लेके जा, ठीक है। फिर अगली बार भी वो कहता चल 2 तो दे, मैंने कहा ना, अब तो बचा ही कितना है, इस बार तो 1 लेके जा। लेकिन ये चीज हमें वहां पे नहीं लिखनी, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है एंड उसको हम बोलते हैं, अगर आप इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एप्पल्स की कंजम्पशन बढ़ रही है 1 2 3 4। जिसकी कंजम्पशन बढ़ रही होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी। इट मींस लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई कर जाएगा। क्या मतलब है लॉ ऑफ डीएमयू का? पहली यूनिट खाओगे एप्पल की, बहुत ज्यादा मजा आएगा, दूसरी खाओगे गिर जाएगी। अब जिसकी सेटिस्फेक्शन गिर रही है उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस ज्यादा क्यों करोगे? दूसरी तरफ से सेक्रीफाइस रेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि एप्पल की वैल्यू कम हो रही है। और अगर हम इसी चीज की एक रेशो निकाल दें, ठीक है, तो उस रेशो को हम बोलते हैं MRS। एंड MRS का मतलब क्या रहता है? MRS फुल फॉर्म क्या रहती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेम यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप डेल्टा ऑरेंज
डिवाइडेड बाय डेल्टा एप्पल। जो चीज बढ़ रही होगी उसको आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, जो चीज आप सेक्रीफाइस करेंगे उसको आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस, ठीक है, लेकिन एक लॉजिक या एक चीज सीबीएसई फॉलो करता है तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब एप्पल्स आएंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑरेंजेस जाएंगे ऑन वाई एक्सिस, एंड इसी बेसिस पे हमारी स्लोप का फॉर्मूला बन गया। स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज नोन एज MRS, और क्योंकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लगाना होता है, वाई एक्सिस पे ऑरेंज लिया, एक्स एक्सिस पे एप्पल लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप ये निकालोगे तो ये निकल के आएगी -3/1, -2/1, -1/1। तो अब ये क्या बता रहा है, ये दो चीजें बता रही है, एक भी नहीं दो बता रही है। ये माइनस का साइन बता रहा है इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल है जी इनवर्स रिलेशन, एक चीज बढ़ रही है एक चीज गिर रही है। और ये MRS हमें और क्या बता रहा है, ये सारी MRS हमें क्या बता रही है कि MRS फॉल कर रही है, स्लोप फॉल कर रही है। एंड मैंने आपको बताया था जब भी स्लोप फॉल करेगी तब आपके कर्व की शेप कन्वेक्स बनेगी, जब भी इनवर्स रिलेशन आएगा तब डाउनवर्ड जाएगी। तो इससे हमें हमारे आईसी की शेप मिल गई, वो कुछ ऐसी जाएगी। ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना ही एक्स ना ही वाई, कारण क्योंकि कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं हो रही है। ओके मैम, जो ये आईसी है क्या ये हमेशा कन्वेक्स ही रहता है? ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दैट इज इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या समझनी है, मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, हम फिर से कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। एप्पल्स, स्वीट लाइम, सॉरी, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, ओके, एंड ए कॉम्बिनेशन लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया। 1 10, 2 9, 3 8, 4 7। क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन तो यहाँ पे भी लग रहा है। अरे यार इनवर्स रिलेशन तो लगाना ही पड़ेगा ना, बढ़ा नहीं सकते हो दोनों को, कम नहीं कर सकते हो, फिर वो आईसी वाली कंडीशन टूट जाएगी। एक आया लेकिन एक ही गया, एक आया लेकिन एक ही गया, एक आया बट एक ही गया। मैम यहाँ पे ये सेम क्यों है, क्योंकि इन दोनों का टेस्ट, इन दोनों की सेटिस्फैक्शन बराबर है। ऊपर क्या था, ऊपर दोनों की सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं थी, वो एप्पल और ऑरेंज थे, ये ऑरेंज और स्वीट लाइम है। तो अगर आप यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकालेंगे स्लोप ऑफ आईसी, तो वो सेम आएगी। और माइनस मीन्स इनवर्स रिलेशन, एंड अगर आपकी स्लोप सेम आ रही है तो इट मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो तब ये बन सकता है, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अब आपको एक चीज यहाँ पे और क्या ध्यान रखनी है बेटा, वो ये कि मान लो अगर मैं इन डिफरेंस मैप की बात करूं, तो इन डिफरेंस मैप कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास 3 आईसीस पड़े हैं, आपको पता है ये डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस होगा, इनवर्स रिलेशन लग रहा होगा, कन्वेक्स शेप बन रही है। लेकिन यहाँ पे आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये है, मानो आपके पास 3 आईसीस हैं और एक के ऊपर एक जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है जितना ऊपर आईसी, ठीक है, जितना ऊपर आईसी उतनी ही क्वांटिटी ज्यादा, और जितनी क्वांटिटी ज्यादा उतनी सेटिस्फैक्शन बंदे को ज्यादा, क्योंकि बंदा यहाँ पे भूखा है, बंदे को ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। इसका सिंपल मतलब क्या बोल रही हूँ, अगर मैं IC3 और IC2 में आपको चॉइस दूं तो आप हमेशा IC3 चूज करेंगे, अगर मैं आपको IC2 एंड IC1 में चॉइस दूं तो आप हमेशा IC2 चूज करेंगे, बिकॉज जितना ऊपर IC उतना ही सेटिस्फैक्शन ज्यादा। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि क्या दो आईसीज आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ ऐसा आईसीस तो यहाँ पे भी दो हैं, तो ये मान लो
IC1 हो गया एंड ये मान लो IC2 हो गया एंड ABCD। अब आपको ये दिखाना है कि क्या ये पॉसिबल है, तो नो, दो आईसीज पैरेलल हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों मैम? अब देखो IC1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे A और C मिल रहा है मेरे को, ये है ना। अब आपको पता है कि एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं सब पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, ठीक है मैम। नेक्स्ट, अगर मैं IC2 की बात करूं तो मुझे कौन कौन मिल रहा है, B मिल रहा है, D मिल रहा है, इन दोनों की सेटिस्फेक्शन बराबर होगी। लेकिन एक घपला हो गया, क्या? मैं इसकी बात कर रही हूँ, मतलब इंटरसेक्शन से पहले की। मैं आपको पूछती हूँ कि बताओ भाई इन दोनों में तुम किस में काम करना चाहोगे, मतलब तुम्हें क्या चाहिए होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज IC2 एंड दिस इज IC1। आप मुझे बोलोगे, अगर मैं अपर हाफ में बात करूं तो आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें IC2 चाहिए, क्यों? क्योंकि IC2 ऊपर है, अभी मैंने बताया ना जो ऊपर होगा आप उस पर ही काम करना चाहोगे, ठीक है। IC2 क्यों? क्योंकि मैम ये ऊपर है, इस पे ज्यादा क्वांटिटी मिल रही होगी, ज्यादा क्वांटिटी मिल रही होगी मतलब मजा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लोअर हाफ की बात करूं, उल्टा हो गया, इसमें IC1 है, तो ये हो गई कंफ्यूजन कि भाई किस आईसी पे ऑपरेट करें, है ना। और अगर हम इसकी एक और चीज देखें, यहाँ पे IC2 से, मैं अपर हाफ की बात कर रही हूँ, बी की सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी ए से, ऐसा हो रहा है, बी की सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी ए से, बी वॉज इक्वल टू डी, ए वॉज इक्वल टू सी, सो दिस शुड ऑल्सो बी करेक्ट। क्या ये करेक्ट है? नो, ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि सी की ज्यादा आ रही है डी से। इट मीन्स ये सारे लॉस को गलत करता है। इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका एक सिंपल मतलब है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी करवा रही थी, दैट इज ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब ट्रांसपेरेंसी है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन कब होगी? जब आईसीज इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो मैं इंटरसेक्ट करवाऊंगी ही नहीं। अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं आईसी को, समथिंग लाइक दिस, तब भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम आई वांट टू ऑपरेट एट IC2, क्योंकि ऊपर है, चाहे पैरेलल नहीं है ना। लेकिन अब अगर ये इंटरसेक्ट कर गया तो कंफ्यूजन, आप मुझे ये थोड़ी बोलोगे मैम ऊपर वाले पार्ट के लिए IC2 दे दो, नीचे वाले पार्ट के लिए IC1 दे दो, ऐसे थोड़ी होएगा, ठीक है। सो टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। तो अगर आप यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टीज देख ले, ये डिफरेंस मैप हो गया, ये हमने MRS का टॉपिक किया विच इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये मैंने MRS का टॉपिक आपको करवाया, ओके। तो एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। ये कन्वेक्स रहता है, दे आर टॉकिंग अबाउट शेप, क्योंकि MRS फॉल करती है इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में। ये मैंने आपको करवाया, जितना ऊपर आईसी उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, दो आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना ही ये किसी भी एक्सिस को टच करेंगे। ये हो गया आईसी। लेकिन अगर अभी हम बजट की बात करें तो अभी आईसी को भूल जाना है, अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं, अभी के लिए आईसी को भूल जाना है। अब हम चलेंगे बजट की तरफ। यार कंज्यूमर बजट क्या बोलता है कि भाई कुछ मर्जी खाओ, बस जेब में पावर होनी चाहिए उसको खरीदने की। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है नहीं है यहाँ पे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे क्या मैटर करता है? यहाँ पे पॉकेट मैटर करती है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ये स्टडी करो, ये पढ़ लिया, पूरा बजट का टॉपिक हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें स्टडी करें तो क्या है, ये कहते हैं तुम्हारे पास 20 रुपए है, एक कोई गुड है 4 रुपए का, एक कोई गुड है 2 रुपए का, ठीक है। 4 रुपए का, 2 रुपए का। अब यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ भी जीरो हो सकता है, मतलब ये एक्स या वाई एक्सिस को टच कर सकता है। कुछ भी जीरो मैम क्यों हो रहा है? आईसी में तो कर नहीं रहे थे, मैंने पहले ही बोला आईसी और इसको मैच नहीं करना है।
आईसी में हम इसलिए 0 नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें वहां पे पार्शियल नहीं होना था। यहाँ पे इफ यू आर गेटिंग पार्शियल फॉर बी, इफ यू आर गेटिंग पार्शियल फॉर सी, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, पार्शियल वाला पॉइंट ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है, हो गए पार्शियल हो गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे 0 हो सकता है। देन आपको सिर्फ वो कॉम्बिनेशंस चूज करने हैं जो आपकी पॉकेट में आते हो। एंड अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो जितनी इनकम है उतना ही सारा खर्चा करना है आपको, ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। कहता पहला गुड़ कुछ नहीं खरीद रहा, 20 रुपए लेके गया, दूसरा गुड़ 2 रुपए का है, बता कितना लेगा? हमने कहा 10 यूनिट, ठीक है। मानो मुझे 1 यूनिट पहले गुड़ की भी खरीदनी थी, फिर मैं क्या करती? पैसे तो सारे खर्च कर देती। या मैं अगर हम बात करें, अगर हम ये भी ना सोचे कि पैसे सारे खर्च हो गए, तो अब सिंपल सी बात करो, अगर मैं 1 यूनिट एक्स की ले लेती तो कितने पैसे बचते? 16 रुपए। 16 रुपए में वाई का कितना आता? 8 आता, ठीक है। सिमिलरली आपने कुछ ऐसा स्केड्यूल बना लिया। यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, बजट का स्लोप निकालेंगे, विच इज नोन एज एमआरई। एमआरई का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने बोला कि ये आपका जो गेन हो रहा है दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप इसकी रेशो निकालेंगे ये, तो डेल्टा गुड 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड 1 जाएगा, है ना। डेल्टा गुड 2 क्यों? क्योंकि वो सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ये आएगा -2/1, -2/1, -2/1, -2/1 एंड सो ऑन। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है माइनस, क्या बता रहा है? इनवर्स रिलेशन। मैम इसमें क्यों नहीं दोनों बढ़े? मैम वहां पे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखनी थी, मैम इसमें क्यों नहीं दोनों बढ़े? बढ़ा लो, बढ़ा लो। अगर मैं बोलूं 0 और 10 का कॉम्बिनेशन था 20 रुपए, ये 4 रुपए का है, ये 2 रुपए का है, बढ़ा लो, बताओ क्या ये खरीद पाओगे? कितने पैसे चाहिए इसके लिए? 26 रुपए चाहिए, है ही नहीं पैसे। यहाँ पे भी मजबूरी है इनवर्स रिलेशन लगाना, क्योंकि 20 रुपए ही लेके गए हो। अगर एक चीज ज्यादा खरीदोगे, अगर एक चीज ज्यादा खरीदोगे तो दूसरी चीज को देना पड़ेगा, तभी खरीद पाओगे। और यहाँ पे माइनस इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन, दैट्स वाई ये नीचे को आ रही है। ज्वाइन क्यों कर रही है? क्योंकि 0 हो रहा है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि स्लोप सेम है। स्लोप का नाम एमआरई। लेकिन ये स्लोप सेम क्यों है? क्योंकि प्राइजेस आर सेम। हमेशा अगर मैं 1 यूनिट लूंगी गुड 1 की, तो उधर से 2 ही जाएंगे, कारण एक गुड लेना है 4 रुपए का, 2 रुपए वाले कितने देने पड़ेंगे? 2 ही देने पड़ेंगे। तो क्या रेशो बनेगी? -2/1। इसको स्टडी करो, एक लेने के लिए 2 देने पड़ेंगे। एक कौन सा? x का 1 यूनिट लेने के लिए 2 देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो x है वो 2 रुपए का है, और जो y है वो, सॉरी उल्टा, जो x है वो 4 रुपए का एंड जो y है वो 2 रुपए का। तो 4 रुपए का एक गुड लेने के लिए मुझे हमेशा 2 देने पड़ेंगे। ये सेम रहा, जितनी बार मैंने ये शेड्यूल किया ये 4 और 2 सेम रहा, इसीलिए ये सेम आ गया। जैसे हमने पीपीसी में किया था, वहां यहाँ पे भी यही है कि ये आपकी बजट लाइन बनी, ठीक है। इसके अंदर एंड इसके ऊपर अटेनेबल है एंड इसके बाहर अनअटेनेबल है। लेकिन यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट करना है वो ये है कि अगर आप बात करो सिर्फ इस लाइन की, मतलब यार वो कॉम्बिनेशंस, लाइन का मतलब है सारी इनकम खर्च हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं बजट लाइन वाले कॉम्बिनेशंस, जो भी हमने लिखे थे, क्योंकि उसमें सारी इनकम खर्च हो रही थी। लेकिन अगर आप बात करो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, कि जरूरी नहीं है कि सारी इनकम खर्च हो रही हो बट अटेनेबल, उसको हम बोलते हैं बजट सेट। ये फर्क है, और इसको तो अनअटेनेबल बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशंस हैं, पहले गुड की प्राइस पहले गुड की यूनिट, दूसरे गुड की प्राइस दूसरे गुड की यूनिट, इट वुड बी लेस देन, ठीक है, या इक्वल टू इनकम। तो ये कुछ ऐसे जाएगा। लेकिन अगर हम बजट लाइन की बात करेंगे तो ये हमेशा बराबर जाएगा। तो इसकी बात इन्होंने यहाँ पे की है, ये रही सेट वाली,
सेट का मतलब क्या है, अटेनेबल की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इनकम खर्च हो रही हो। एंड अगर मैं बात करूं बजट लाइन की, यहाँ पे जरूरी है, लाइन का मतलब ऑन द मार्क, पूरी इनकम खर्च हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो और चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कह रहा है कि जो स्लोप है बजट लाइन की विच इज एमआरई, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, कहता -2/1 आया था। कैसे आया था, दोनों गुड्स की रेशो करके प्राइजेस की। तो अगर मैं एक गुड 4 का है, दूसरा गुड 2 रुपए का है, दोनों गुड्स की P1/P2 कर दूं, P1/P2 कर दूं, तब भी मेरे पास स्लोप निकल आती। एक तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है वही वाला ΔY/ΔX, वो तो चली जा रहा है। दूसरा फॉर्मूला दोनों गुड्स के प्राइजेस की रेशो, MRE इज इक्वल टू P1/P2, कैसे वैसे ही तो निकला है, इसलिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आपने दो चीजें निकाल दी, टाइम टू कंपाइल, एक निकाला MRS, एक निकाली MRE। MRS IC, MRE बजट, ये बताता है विलिंगनेस, ये बताता है एक्चुअल, ठीक है जी, ओके। MRS निकली थी, मान लो कुछ ऐसे, MRE कांस्टेंट होती है, हम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में ही कर रहे हैं, तो ये निकली कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि अगर MRS से ज्यादा है MRE से, इसका मतलब मैं एक यूनिट लेने के लिए, किसकी, ये एप्पल था, ये ऑरेंज था, ये एप्पल, ये ऑरेंज, एक यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए मैं 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने को विलिंग हूं, क्या हूं, विलिंग। लेकिन मार्केट में जब मैं गई तो वो कहता कि एक एप्पल के लिए भाई मुझे सिर्फ 2 ही ऑरेंज चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की प्राइस के बराबर का रेशो मार्केट निकालती है। मार्केट में आपकी विलिंगनेस थोड़ी चलेगी, वो ये थोड़ी देखेगा कि आप 3 देना चाहते हो। वो कहता भाई जो तू एक लेना चाहता है वो 4 रुपए का है, जो तू 2 देना चाहता है वो 2 रुपए का, तो मैं तेरे से 2 ही लूंगा ना, मैं 3 क्यों लूंगा तुझसे, है ना। तो इट मीन्स बट माई विलिंगनेस वॉज मोर, है ना, विलिंगनेस वॉज टू सेक्रीफाइस 3, एक्चुअल कितना 2, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ गेन। लेकिन अगर मैं आगे जाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट कर रहा है, तो अब मैं एक यूनिट एप्पल की लेने के लिए 2 ही ऑरेंजेस लेने को तैयार हूँ। याद है ना कि जो चीज जा रही है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो अब ये दोनों बराबर हो गए, मार्केट में भी वो 2 मांग रहा है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम। एंड अगर ऐसा हो जाए तो दिस इज लॉस। आपको ये कैलकुलेट करना आ सकता है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दूं, तो ये किसकी डायग्राम है, बजट लाइन की, और ये किसकी डायग्राम है, IC की। मैंने 2 बनाए हैं क्योंकि अभी हमें एक पॉइंट करना है। दिस इज IC1, दिस इज IC2 एंड आई विल प्लॉट सम पॉइंट्स ऑन इट। मान लो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। मेरे पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, ये, ठीक है। अब सारे तो खरीदने नहीं है, एक ही लेना है, कहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो A एंड C कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बजट लाइन के बाहर आ रहा है, अनअटेनेबल पॉइंट हो गया। बचा B, D, E, F, चारों ही बजट में है। लेकिन अगर मैं देखूं E, तो यहाँ पे पूरी इनकम खर्च नहीं हो रही है, देखो लाइन के अंदर आ रहा है, लाइन के ऊपर नहीं, मुझे सारी इनकम खर्च करनी है। तो मेरे पास बचे 3 पॉइंट्स विच इज D, B, F। अब यहाँ पे जो मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जो मैंने यहाँ आपको दिखाई थी, MRS, MRE, MRS, MRE, तीनों जगह पे बराबर हो रहा है। MRS का मतलब IC, MRE का मतलब बजट, देखो तीनों पे बराबर हो रहा है, ठीक है। मिल रहा है, E पे तो चलो अंदर था, मिल नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन 3 तो चीजें खरीद नहीं सकती, मतलब ये जो कंडीशन है ये पूरी कंडीशन नहीं, आधी है, बिल्कुल ठीक है तो सही, जरूरी तो है, चेक तो करना है, लेकिन ये पूरी नहीं। तो मैम अगली बात क्या है, आप खुद देखो,
डी भी है, बी भी है, एफ भी है। तीनों में तीनों आप चाहते हो क्योंकि आईसी पे आ रहे हैं, विलिंगनेस होगी, तीनों बजट के पूरे ऊपर लाइन पे आ रहे हैं, पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर आप चूज कैसे करोगे कि डी लूं, बी लूं या एफ लूं? प्रॉपर्टी यूज करो। ऊपर वाला आईसी कौन सा है? 1, तो नीचे वाला आईसी कौन सा है? 2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो डी है वो आईसी 2 पे है, बी आईसी 1 पे है, आई एफ सॉरी आईसी 2 पे, तो हायर कौन सा है? आईसी 1। आई विल गो फॉर बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन तो पूरी हो रही है बट ये ऊपर वाले आईसी पे, तो मैं क्यों नीचे वाला आईसी लूंगी? मैंने बोला जितना ऊपर आईसी उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन, तो आई विल चूज बी। और लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? आपको ये बोलना है कि हम वो वाला पॉइंट चूज करेंगे जिसपे टेंजेंसी है, जिसपे टेंजेंसी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंसी? ये मिल तो रहे हैं दोनों जने, कौन? बजट लाइन एंड आईसी, लेकिन एक ही बार मिल रहे। अगर आप 2 पे देखो तो 2 बार मिल रहे थे, एक बार डी पे भी मिल रहे थे और एक बार एफ पे भी मिल रहे थे, लेकिन अगर आप 1 आईसी की बात करो तो एक ही बार टच हो रहा था, तो 1 पॉइंट टच को हम टेंजेंसी बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन हो गई 3 है। सबसे पहले तो एमआरएस फॉल कर रही है। एमआरएस फॉल का मतलब है कि कन्वेक्स हो आईसी, स्ट्रेट ना हो, कनकेव तो चलो आपने करा ही नहीं है तो नहीं निकलेगा। ठीक है, हमने किया ना, 2 केसेस किए। एमआरएस ये कहता है गिरे ही 3/1, 2/1, 1/1 तभी मैं निकालूंगा। दूसरा, एमआरएस और एमआरई बराबर होना चाहिए। तीसरा, टेंजेंसी होनी चाहिए, मतलब 1 पॉइंट टच होना चाहिए। सो ये आपकी एक कंडीशन है, अटेनेबल, अनअटेनेबल। ठीक है, P1/P2। एक आपका ये शिफ्ट और रोटेशन वाला पॉइंट है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। ये आपका कंडीशंस हैं और ये आपकी डायग्राम है। ठीक है, एक जो छोटा सा पॉइंट इसमें रह गया, हालांकि पीपीसी वाले लेक्चर में मैंने बताया था, तो उसमें ये है कि मानो आपको ये एक बजट लाइन दी हुई है, क्या ये शिफ्ट या रोटेट कर सकती है? मान लो ये एक्स गुड है यहाँ पे एंड यहाँ पे वाई गुड है, या ये शिफ्ट भी कर सकती है, ये रोटेट भी कर सकती है। मान लो वाई की प्राइजेस फॉल हो गई तो तुम वाई को ज्यादा खरीद पाओगे। मान लो सिर्फ एक्स की प्राइस फॉल हो गई तो आप एक्स को ज्यादा खरीद पाओगे। मान लो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, अब इनकम किसी एक गुड के लिए थोड़ी बढ़ती है, फिर क्या होगा? फिर शिफ्टिंग होगी, इट विल बी लाइक दिस, तब रोटेशन नहीं होगी। आपको पता है अगर पूरा जाएगा आगे तो हम उसको शिफ्ट बोलते हैं, अगर एक पॉइंट जाएगा तो हम उसको रोटेशन बोलते हैं। तो दोनों पॉसिबल हैं। एक ये चीज ये बोलता है कि इनकम भी बढ़ गई, प्राइसेस भी बढ़ गई, क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट। जितनी इनकम बढ़ी उतनी प्राइसेस बढ़ी, इक्वल प्रोपोर्शन नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे नो इफेक्ट। यस, शिफ्ट भी हो सकता है एंड रोटेशन भी हो सकती है। So that's it for the revision of chapter number 4. That is your ordinal analysis. I hope ये आपको help करेगा. Thank you very much.